स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर मेरे सबसे पहला टॉपिक लिया था एमएससीटी क्रैश कोर्स का, जो था यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट एज वेल एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स. So in this video we will discuss next chapter of crash course and that is circular motion. तो circular motion एक important टॉपिक है. इसके ऊपर एक या दो क्वेश्चंस हमें डेफिनेटली दिख सकते हैं हमारे एग्जाम में. तो स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को, जिसका नाम है सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? The motion of a object along the circumference of the circle is called as circular motion. Okay. तो इस टॉपिक के टेबल ऑफ कंटेंट में यहाँ पर लिखता हूँ और एक एक करके हम हर एक टेबल ऑफ कंटेंट को एक्सप्लेन करते हैं. तो देखो, आप सबसे पहले इस टॉपिक में जो बीट आता है वो है इंट्रोडक्शन अबाउट various physical quantities in circular motion. After that, next bit is or we can say distinguish between centripetal force and centrifugal force. Okay. After that, next bit is concept about acceleration. In circular motion. और इसके बाद फिर जो बिट आता है, जिसे ये जो सभी बिट्स इन्हें काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन कहा जाता है. इसके बाद कुछ काइनेमेटिकल इक्वेशन भी हमें देखना है सर्कुलर मोशन के. ओके. और उसके बाद फिर हम डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में मूव करने वाले हैं. और डायनामिक्स में तीन ही बिट्स आते हैं सर्कुलर मोशन के, जो है बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड. उसके बाद नेक्स्ट आता है कोनिकल पेंडुलम, और लास्ट आएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जिससे ओके. तो इतने सारे बिट होने के बाद हमारा पूरा सर्कुलर मोशन खत्म हो जाता है. तो एक एक करके हम ईच एंड एवरी बिट को अच्छे से देखते हैं. सबसे पहला बिट है इंट्रोडक्शन. तो इस इंट्रोडक्शन में हम वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज जो सर्कुलर मोशन में आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहला क्वांटिटी है जिसका नाम होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके. जैसे आपको पता होगा, ये सर एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस. ओके. कंसीडर वन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग circular motion in anti-clockwise sense along the circumference of circle having radius r. Okay. So initial position of that object is A, and after some time it goes to a position B. During this displacement, it covers an angle theta at the center of the circle, and this angle theta is called as angular displacement. तो angular displacement को हम कैसे define कर सकते हैं? The angle described by a radius vector at the center of the circle is called as angular displacement. Okay. ये जो आपको रेडियस नजर आ रहा है, इसे हम वेक्टर फॉर्म में डिनोट करने वाले हैं. ऑब्जेक्ट ए पर है तो ये वेक्टर ओरिजिन से ए पर रहेगा. ऑब्जेक्ट बी पर चला जाता है तो ये वेक्टर ओरिजिन से बी पर चला जाएगा. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेडियस वेक्टर इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. ओके. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ओके, इसका निकालने का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ये रहेगा फॉर्मूला थीटा को निकालने का. तो आर्क लेंथ हम किससे डिनोट करते हैं? एस से. ओके. और रेडियस हम आर से डिनोट कर रहे हैं. तो थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ऑलवेज रिमेंबर दिस. ओके. इसके बाद नेक्स्ट बिट है. देखो, अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो नजर आ रहा है ये स्केलर है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आपको कोई पूछता है कि स्केलर या वेक्टर है तो ये दोनों भी हो सकता है. फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हाइल स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके. मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर फाइनाइट है, मेजरेबल है, तो एट दैट टाइम वो स्केलर रहेगा. अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत ही स्मॉल है, ओके, तो एट दैट टाइम वो वेक्टर फॉर्म में रहता है. और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर्म रहेगा
vector d theta is equal to vector ds upon r. Okay, so this formula gives the vector form of angular displacement. Always remember this. Okay, इसके बाद देखो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो इसका डायरेक्शन रहेगा और इसका डायरेक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल. ओके, या फिर मैक्सवेल्स स्क्रू रूल से भी डिफाइन कर सकते हैं हम. राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है हमें देखो, इफ आवर कर्व्ड फिंगर्स, ये जो आपको कर्व्ड फिंगर्स नजर आ रहे हैं, ये अगर सेंस ऑफ मोशन बताते हैं हमें, तो हमारा जो थंब है वो किसका डायरेक्शन हमें देने वाला है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का. इफ कर्व्ड फिंगर डिनोट द sense of circular motion, then thumb will use the direction of angular displacement. तो अगर मोशन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेंटर से ऊपर की डायरेक्शन में रहेगा. अगर मोशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा फ्रॉम द सेंटर. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस concept about the direction in circular motion. ओके, तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट खत्म होता है. और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, क्वांटिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ एक्सियल वेक्टर. ये अलोंग द एक्सिस डायरेक्ट करता है, सेंटर से ऊपर या फिर सेंटर से नीचे होता है. इस कारण इसे एक्सियल वेक्टर कहा जाता है. वेक्टर तो है लेकिन वेक्टर दो टाइप के होते हैं, पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर. ओके, पोलर वेक्टर का ओरिजिन हम डिफाइन कर सकते हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट, लेकिन एक्सियल वेक्टर जो होते हैं उनका हम ओरिजिन डिफाइन नहीं कर सकते. इस कारण ऐसे वेक्टर को एक्सियल वेक्टर कहा जाता है. ये अलोंग द एक्सिस डायरेक्टेड होते हैं. इस कारण याद रखिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी. ओके, तो इतना ही कंसेप्ट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का. कोई भी एग्जाम क्यों ना हो उसमें इतना ही पूछा जा सकता है. इसके बाद हम नेक्स्ट बिट की ओर जाते हैं. वो रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होने के बाद एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा. ओके, ओमेगा से हम एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं और एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट d theta by dt. The rate of change of angular displacement is nothing but the angular velocity. Angular velocity से ओमेगा से हम डिनोट करते हैं. और याद रखिएगा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसे हम रेडियन में मेजर करते हैं. ये रेडियन आपको पता होगा, लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था आपको. ऐसा सिस्टम में हमें 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, जिसमें एक प्लेन एंगल था और दूसरा सॉलिड एंगल. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ प्लेन एंगल क्वांटिटी जिसे हम रेडियंस में मेजर करते हैं. याद रखिएगा. तो एंगुलर वेलोसिटी को हम किसमें मेजर करने वाले हैं, रेडियन पर सेकंड में, क्योंकि ये d थीटा बाय dt है. d थीटा मतलब रेडियन में मेजर किया जाएगा और dt टाइम में, इस कारण सेकंड्स में. सो d थीटा बाय dt ये फार्मूला रहेगा और रेडियन पर सेकंड उसका ये यूनिट रहने वाला. इसके बाद देखो एंगुलर वेलोसिटी इज अनदर एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी. जो डायरेक्शन थीटा का होता है उसी डायरेक्शन में ओमेगा भी डायरेक्ट करता है. अगर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है θ2 - θ1 डिवाइडेड बाय q2 - t1. ओके, सो रिमेंबर दिस फार्मूला आल्सो. इसके बाद नेक्स्ट बिट है एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं. उसकी ओर जाते हैं. अल्फा इज नथिंग बट d ओमेगा बाय dt. ठीक है, तो ओमेगा का यूनिट अभी मैंने बताया था आपको रेडियन पर सेकेंड है, और उसे और एक बार टाइम के साथ डिवाइड अगर हम करते हैं तो फिर उसका ऐसा यूनिट बन जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस. और इसका डायमेंशन आएगा t⁻². एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन t⁻1 था और इसका डायमेंशन t⁻2 आ जाए. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस. रेडियन को कुछ भी डायमेंशन नहीं होता है, टाइम को डायमेंशन होता है और वो रहेगा t⁻². ओके, सो दिस इज द कांसेप्ट अबाउट angular displacement, angular velocity and angular acceleration. Okay, अब देखो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमें डिफाइन करना है. तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन डिपेंड होता है ओमेगा की वैल्यू पर. ओके, जैसे देखो अगर मोशन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है तो एट दैट टाइम थीटा एंड ओमेगा आर डायरेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर. ये तो फिक्स रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होता है. अब बचा पार्ट अल्फा का. तो अल्फा का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है इसे हम डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी अगर चेंज होता है तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट होता है. अब एंगुलर वेलोसिटी का चेंज कैसे हो सकता है, एक तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकता है या फिर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकता है. ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी अगर इंक्रीज होता है, इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, देन डायरेक्शन ऑफ थीटा, ओमेगा एंड अल्फा आर सेम. तो अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है
तो थीटा, ओमेगा और अल्फा तीनों का भी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा फ्रॉम द सेंटर. ऑलवेज रिमेंबर दिस. एंड if direction of angular velocity, or we can say if angular velocity is decreasing at that time, theta and omega, no doubt they are directed in upward direction from the center, but alpha in this case directed in downward direction. तो यहाँ पर अल्फा का डायरेक्शन आपको कैसे बताना पड़ेगा? डाउनवर्ड. ओके, अगर ओमेगा का वैल्यू डिक्रीज होता है तो ये कंसेप्ट याद रखना डायरेक्शन का. ओके, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर निकालता हूं मैं. ठीक है, तो अल्फा का डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगा थीटा और ओमेगा से. अगर ओमेगा का वैल्यू डिक्रीज होता है तो, अगर ओमेगा का वैल्यू इंक्रीज होता है तो अल्फा, थीटा एंड ओमेगा आर डायरेक्टेड इन सेम डायरेक्शन. सो दिस इज द बेसिक कांसेप्ट रिलेटेड टू द ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सर्कुलर मोशन. और भी दो है फिजिकल क्वांटिटी, जैसे आपको पता होगा टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. टाइम पीरियड हम किसे कह सकते हैं? द टाइम रिक्वायर्ड बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड. इसे हम टी से डिनोट करते हैं, सेकंड्स में मेजर करते हैं और उसका डायमेंशन t1 आ जाएगा. उसके बाद देखो मतलब ए से अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है और ए पर ही वापस आता है सर्कुलर मोशन करके, तो जो समय उसे लगता है उसे टाइम पीरियड कहा जाता है. और इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी का, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन परफॉर्म पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी. ओके, कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन परफॉर्म हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, इसका जो कैलकुलेशन रहेगा इसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है. फ्रीक्वेंसी को हम f से डिनोट करते हैं या फिर n से भी कर सकते हो. अलग अलग जो हमारे फिजिक्स के सेक्शंस होते हैं ना, उसमें फ्रीक्वेंसी डिनोट करने का सिंबल अलग अलग हो जाता है. बेटर वे यहाँ पर हम n से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो देखो आप इन टर्म्स ऑफ थीटा, इन टर्म्स ऑफ t एंड फ्रीक्वेंसी n, हम फॉर्मूला बना सकते हैं ओमेगा का, जिसे एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है. सो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला? 2 पाई बाय t. 2 पाई बाय कैपिटल T ये रहेगा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम एंगुलर वेलोसिटी का, और दूसरा रहेगा 2 पाई n. ठीक है, सो these are the basic of fundamental quantities in we can say circular motion. ये सर्कुलर मोशन में आने वाले कुछ बेसिक क्वांटिटीज हैं. अब हम नेक्स्ट बिट की ओर जाने वाले हैं, जो रहेगा रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा. ओके, v मतलब लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी. सो v इज ऑलवेज इक्वल टू ओमेगा r. इसका अगर हम वेक्टर फॉर्म लेते हैं तो कुछ ऐसा रहेगा. ओके, और अगर स्केलर फॉर्म लिखते हैं तो कोई भी टर्म आप कभी भी लिख सकते हो, v इज इक्वल टू r ओमेगा भी आप लिख सकते हो स्केलर फॉर्म में, लेकिन वेक्टर फॉर्म ऐसा रहेगा. ये वेक्टर फॉर्म भी सीईटी के एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा वेक्टर फॉर्म करेक्ट है. हमें बोलते वक्त आदत रहती है कि v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो हमें ऐसा लगता है कि वेक्टर फॉर्म में भी r पहले होगा और ओमेगा बाद में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ओमेगा का वैल्यू पहले आएगा और r का वैल्यू बाद में आएगा. ऑलवेज रिमेंबर दिस, एग्जाम में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. और भी कंसेप्चुअल पॉइंट है, v, ओमेगा एंड r ये तीनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं. तीनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है ना, वो दोनों भी वेक्टर को परपेंडिकुलर होता है. ये चीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर भी स्केलर वेक्टर में डिस्कस की थी. ओके, तो याद रखिएगा. देखो अब सपोज पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी v का डायरेक्शन कुछ ऐसा रहता है अलोंग द टेंजेंट. ओके, और रेडियस तो पता है आपको सेंटर से इस ओर रहने वाला है, तो ये रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को क्या हुआ है? परपेंडिकुलर. लाइक दैट ओमेगा का डायरेक्शन कहां पर रहता है? ऊपर की डायरेक्शन में. तो ये भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहने वाले हैं, ये भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर, और ये भी, ये और ये भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं. ऑलवेज रिमेंबर दिस. ओके, ये अलोंग द प्लेन है, मतलब सर्कल का जो प्लेन है ना, उससे डायरेक्टेड है v का डायरेक्शन, और ये उस प्लेन को परपेंडिकुलर. ओके, तो याद रखिएगा v, ओमेगा एंड r both are mutually perpendicular to each other. Okay, so this is the concept about direction. इसके बाद हम नेक्स्ट बिट की ओर जाते हैं. सर्कुलर मोशन हम दो क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. If circular motion is performed with the constant speed or constant angular speed, then that type of circular motion is called as uniform circular motion. Okay, if the object performing circular motion in equal interval of time. Okay, जैसे हमारे अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, तो इक्वल टाइम में मोशन करता है, इसी कारण हमारा एक साल 365 डेज का होता है. ओके, तो ऐसे टाइप के सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है.
अगर वो मोशन इक्वल टाइम में नहीं होता है तो उसे फिर हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। ओके, तो इस वाइज ये एग्जांपल रहेगा। इसके बाद हम अब सबसे इंपॉर्टेंट बिट है इस टॉपिक का, जिसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और वो बिट हम देखने वाले कंसेप्ट अबाउट द एक्सेलरेशन। ओके, उसके पहले एक्सेलरेशन के कंसेप्ट के पहले मैं आपको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के बारे में बताता हूँ, बाद में लगा तो हम एक्सेलरेशन के कंसेप्ट पर जाते हैं। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन करता है तो उसे एक रिक्वायर्ड फोर्स लगता है। जो फोर्स अगर दिया तभी वो सर्कुलर मोशन करता है, अदरवाइज वो सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। The force which directed along the radius and towards the center is called as centripetal force. तो centripetal force का क्या definition होगा? The force which directed along the radius and towards the center of the circle is called as centripetal force. और ये centripetal force निकालने का फॉर्मूला होता है F is equal to mv square by r. Always remember this. Okay. इसके बाद next bit है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल दोनों का भी फॉर्मूला सेम रहता है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट रहता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या डेफिनेशन आएगा? द फोर्स व्हिच डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल का अपोजिट फोर्स सेंट्रीफ्यूगल होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्ट हो रहा है ज्यादा तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन नहीं कर पाता है, अपना वो सर्कुलर मोशन डिस्टर्ब कर देगा। ओके, तो याद रखिएगा बीट को, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रियल फोर्स व्हाइल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द सूडो फोर्स। सूडो फोर्स मतलब इसका रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। रियल एग्जिस्टेंस मतलब इसका ओरिजिन हम डिफाइन नहीं कर सकते। जो रियल फोर्सेस होते हैं ना, उनका हम ओरिजिन डिफाइन कर सकते हैं, ये कैसे ओरिजिनेट हो रहे हैं, क्यों ऑकर हो रहे हैं, लेकिन सूडो फोर्स क्यों जनरेट होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, ये हम बता नहीं सकते। इस कारण उसे सूडो फोर्स कहा जाता है। रियल फोर्स जो है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, ये न्यूटन के लॉ ओबे करता है। ओके, लेकिन जो नॉन रियल फोर्स रहेगा, ओके, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये न्यूटन के लॉस को ओबे नहीं करता है। न्यूटन का कौन से लॉ के बारे में मैं बोल रहा हूँ? फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? जब तक हम किसी चीज पर फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक वो चीज मूव नहीं होता है। सो दिस इज द स्टेटमेंट अबाउट न्यूटन्स लॉ। ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे अप्लाई नहीं करता है। फर्स्ट लॉ कैसे नहीं करता है वो समझ लो। इसका एक एग्जांपल, सपोज आप बस में ट्रैवलिंग कर रहे हो, ओके, बस आगे जा रहा है और सडनली बस अगर लेफ्ट टर्न लेता है तो आप किस ओर जाने वाले? राइट की ओर। ओके, मतलब बस अगर लेफ्ट की ओर जाता है तो आप राइट की ओर मूव होते हो। ओके, तो कोई आकर आपको धक्का मारता है क्या बस में? डेफिनेटली नहीं। आपकी इनर्शिया की वजह से आपका जो मोशन है वो अपोजिट हो जाता है। ओके, उस इनर्शिया को बैलेंस करने के लिए उसे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहा जाता है, और उस वजह से जो फोर्स हमारे बॉडी पर उस समय एक्ट होता है अराउंड द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फोर्स क्यों ओरिजिनेट हुआ? आपको किसी ने धक्का मारा था क्या? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तभी भी आपका डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, तो इसे फिर कहा जाता है सूडो फोर्स। ओके, तो याद रखना दोनों के बीट पर भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने का चांस इसके ऊपर जाता है। ओके, इसके कुछ एग्जांपल भी है। सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल दे सकते हैं हम। When vehicle turn around the curved road, at that time friction between tires of the road, friction between tires and roads is provide the necessary centripetal force. इसके बाद दूसरा एग्जांपल है, when electron revolves around the nucleus in a circular orbit, at that time necessary centripetal force is provided by electrostatic force of attraction between electron and nucleus. इसके बाद और भी एक एग्जांपल है, when planets revolve around the sun in a circular orbit, at that time necessary centripetal force is provided by gravitational force of attraction between sun and that planet. Okay, so always remember this. इसके बाद सेंट्रीफ्यूगल के भी हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आपको पता होगा अभी मैंने एग्जांपल दिया था, when vehicle turn around the curved road, at that time passenger in the bus move away from the center and this type of motion is occurs due to the centrifugal force. इसके बाद और एक एग्जांपल है सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, और वो है when we, जैसे आपको पता होगा छाछ से हम
बटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं एट द टाइम आपने देखा होगा, उसे हमें गोल गोल घुमाना पड़ता है। ओके, तो गोल गोल घुमाते हैं तो इस वजह से जो फैट्स पार्टिकल रहते हैं उस छाछ के, उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है और वो पार्टिकल फिर अलग हो जाते हैं और उससे हम पूरा का पूरा वो जो पार्ट रहता है उसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बटर वाला। ओके, तो ये भी फिनोमिनन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ऑकर होता है। इसके बाद आपने देखा होगा लैबोरेटरी में जो हमारा ब्लड सैंपल होते हैं उसमें से प्लाज्मा या फिर वे अलग अलग जो टाइप के सब पार्टिकल रहते हैं हमारे ब्लड के अंदर के, उसे अलग किया जाता है। अलग अलग डेंसिटी के पार्ट को अलग अलग करने से एक दूसरे के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसे सेंट्रीफ्यूग फिनोमिनन कहा जाता है। तो वहां पर भी हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करते हैं। इसके बाद और एग्जांपल देना पड़े तो वॉशिंग मशीन का, वॉशिंग मशीन में जब हम ड्रायर मोड ऑन करते हैं तो एट द टाइम कपड़े गोल गोल घूमते हैं और उसके वॉल्स हीट अप हो जाते हैं थोड़े। तो जब वो गोल गोल घूमते हैं तो वो जो पार्टिकल रहते हैं क्लोथ्स के अंदर, वेटेड क्लोथ्स के अंदर, तो उनके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है और वो कपड़ों से बाहर निकाले जाते हैं। और जैसे वो वॉल के ऊपर चला जाता है फिर वो वॉल उस वाटर को इवेपोरेट कर देता है। ओके, उस वाटर को वेपराइज कर देता है और इस कारण हम कपड़ों को सुखा सकते हैं वॉशिंग मशीन में ड्रायर मोड में। ओके, ये भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर ऑकर होने वाला फिनोमेना। तो इतने सारे एग्जांपल याद रखिएगा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के। ओके, दोनों के भी अगर हम वेक्टर फॉर्म देखते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स में माइनस साइन आता है। ओके, और यहाँ पर एक अनदर वेक्टर आएगा आर का। अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लेते हैं तो वो कुछ ऐसा आता है। ओके, ये आर का मैग्नीट्यूड रहता है और ये आर का एनी यूनिट वेक्टर रहता है इन द डायरेक्शन ऑफ आर डैश। ओके, इसके बाद अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अगर हम वेक्टर फॉर्म देखते हैं तो वो प्लस रहेगा प्लस mv स्क्वायर बाय r इनटू r कैप। ओके, तो इस वाइज इनके वेक्टर फॉर्म रहने वाले हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस आल्सो। ये भी आपको सिर्फ फार्मूला ही आपको 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है ऑप्शन में। ओके, तो यहाँ पर हमारा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल भी खत्म हो जाता है। अब हम जाते हैं कांसेप्ट अबाउट द एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन की कांसेप्ट की ओर हम अब जाने वाले हैं। इस सर्कुलर मोशन के, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, बहुत अच्छे से केयरफुली देखिएगा। देखो अब जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसे सेंटर की ओर खींचने वाला एक फोर्स एक्ट होता है, तभी वो सर्कुलर मोशन कर पाता है। ओके, जो फोर्स सेंटर की ओर अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को, उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, नो डाउट। ओके, तो उस वजह से जो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है अंदर की ओर, उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एसी से हम डिनोट करते हैं। ओके, और जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो एट द टाइम उसके ऊपर टेंजेंशियल वेलोसिटी एक्ट होता है और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज होते रहता है। जैसे यहाँ पर कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ पर कुछ ऐसा रहेगा। ओके, मतलब ये अपना डायरेक्शन चेंज करते रहता है और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने से जो जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा उसे कहा जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, जिसे हम एटी से डिनोट करते हैं। ये अलोंग द टेंजेंट डायरेक्ट होता है, इस कारण इसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, एक अगर हम पार्टिकल देखते हैं तो उसके ऊपर जब वो सर्कुलर मोशन करता है तो दो एक्सेलरेशन क्रिएट होते हैं, एक जो सेंटर की ओर उसे खींचेगा और दूसरा अलोंग द टेंजेंट। तो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होता है वो कुछ हम ऐसे डिनोट करते हैं, ए से। ओके, यहाँ पर लगा तो डायग्राम आपको कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है तो मैं यहाँ पर सेपरेट निकालता हूँ। एटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा रहेगा और एसी का डायरेक्शन कुछ ऐसा रहेगा। दोनों के बीच में ऑलवेज 90 डिग्री एंगल रहता है और ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए रहेगा। ओके, तो कोई भी केस में मतलब मोशन यूनिफॉर्म हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए अगर निकालना हो तो उसके लिए उसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला कैसे आया समझ लो। लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर कैसे निकालते हम। r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ऐसा टर्म था। तो यहाँ पर दोनों के बीच में भी एंगल 90 डिग्री होने के कारण थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रहता है और cos 90 का वैल्यू 0। इस कारण जो 2pq cos थीटा टर्म है ना इस इक्वेशन का, वो निकल जाता है 0 होने के बाद। सिर्फ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन a हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर आपको डायरेक्शन चाहिए, देखो अब ये जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन a है, इसका अगर एंगल हम AC के साथ मेजर करना चाहते हैं, सपोज ये अगर हम अल्फा से अगर डिनोट करते हैं और इस अल्फा को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है tan अल्फा। अब देखो ये एंगल रिजल्टेंट एक्सेलरेशन a का किसके साथ है, AC के साथ, तो इसका AC नीचे रहेगा और AT ऊपर रहेगा, AT बाय AC।
ओके, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। यही एंगल अल्फा आप 80 के साथ भी निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, 80 नीचे आएगा और AC ऊपर जाएगा। बस इतना ही कंसेप्ट है, याद रखिएगा। ओके, अब इसमें देखो, ये जनरल केस है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में भी वैलिड है और यूनिफॉर्म में भी वैलिड है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कुछ चेंजेस ऑकर हो जाते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब हम बताते हैं, जब ऑब्जेक्ट्स कांस्टेंट स्पीड से या फिर कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से अगर मूव करता है, तो एट दैट टाइम जो मोशन होता है उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। मींस इन यूसीएम स्पीड इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड ओमेगा इज कांस्टेंट, तो ये दोनों भी कांस्टेंट रहते हैं। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, ओके, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होने से चेंज होता है। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस। इसके बाद देखो, ओमेगा कांस्टेंट होने के कारण इसका डेरिवेटिव मतलब अल्फा है, डी ओमेगा बाई dt। तो अगर कोई कांस्टेंट का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो जीरो आता है, इस कारण अल्फा का वैल्यू जीरो हो जाता है। अल्फा मतलब अल्फा का वैल्यू रहेगा एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन का और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रिलेशन रहता है, क्या रहता है देखो, AT इज इक्वल टू अल्फा, अगर इसका वेक्टर फॉर्म देखते तो हम AT वेक्टर AT इज इक्वल टू अल्फा डैश क्रॉस r डैश, ये रहेगा वेक्टर फॉर्म। ओके, मतलब r अल्फा, अगर अल्फा का वैल्यू जीरो है तो AT का वैल्यू भी जीरो रहेगा इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दैट्स व्हाई अल्फा का वैल्यू जीरो है, इस कारण AT का वैल्यू जीरो आएगा। ओके, और अगर ये वैल्यू हम जीरो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो फिर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन A क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर। इस कारण अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर मतलब स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को कट कर देगा, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू AC रहेगा इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑलवेज रिमेंबर दिस। और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इतने पार्टिकल, इतने बिट्स है जो कांस्टेंट रहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, दूसरे बिट कोई भी कांस्टेंट नहीं रहते। ऑलवेज रिमेंबर दिस। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, इन यूसीएम व्हिच फैक्टर इज कांस्टेंट एंड व्हिच फैक्टर इज नॉट कांस्टेंट, सो एट दैट टाइम यू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का पूरा कांसेप्ट हमारा खत्म हो जाता है। याद रखिएगा, AT का वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और AC का अगर फॉर्मूला चाहिए हमें तो वो क्या रहेगा, ओमेगा डैश क्रॉस V डैश। ओके, तो इस AC मतलब सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन निकालने के लिए तीन फॉर्मूलेज रहते हैं, वो यहाँ पर लिखता हूं मैं। AC इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर V स्क्वायर बाय R एंड V ओमेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थ्री फॉर्मूलेज। ओके, इसके बाहर कुछ भी कांसेप्ट नहीं है एक्सेलरेशन का, इतना ही याद रखिएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अब नेक्स्ट बिट की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा ये भी कांसेप्ट खत्म हो गया, तो आधे से ज्यादा पार्ट तो हमारा ये खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें काइनेमेटिकल इक्वेशंस देखना है सर्कुलर मोशन के, जिसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको काइनेमेटिकल इक्वेशन लीनियर मोशन के पता होने वाले पता रहते हैं सभी को, तो वो लीनियर मोशन की काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है, v is equal to u plus at। दूसरा क्या रहेगा, s is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2as। ओके, अब यही काइनेमेटिकल इक्वेशन सर्कुलर मोशन में कुछ चेंज हो जाते हैं, जैसे v की जगह ओमेगा आएगा, u की जगह ओमेगा नॉट, a की जगह अल्फा और t की जगह t रहेगा। सिर्फ यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट थीटा की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अल्फा आ जाएगा s की जगह। तो क्या बन जाएगा पहले इक्वेशन, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। सेकंड रहेगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट वाला रहेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। अब ऐसे क्वेश्चन में एक बिट आपको ज्यादातर पूछा जाता है, फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन परफॉर्म। तो याद रखना, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 2 पाई। ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या रहेगा, थीटा बाय 2 पाई। इस फॉर्मूले से हम टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन परफॉर्म बाय दैट पार्टिकल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही पार्ट याद रखिएगा। ये सभी फॉर्मूले जो भी चीजें मैं बताते जा रहा हूँ इन्हें धीरे धीरे लिखते जाइएगा। ओके, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट बिट की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारा
काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की ओर जाते हैं। इसके डेरिवेशंस भी है आपको 12th स्टैंडर्ड में, लेकिन सीटी के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो सीटी के लिए डेरिवेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, जस्ट हमें रिजल्ट फाइंड आउट करना है और रिजल्ट चेक करना है। तो देखो अब बैंकिंग ऑफ रोड, ये पहला बीट है हमारा डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का। तो बैंकिंग ऑफ रोड के लिए क्या कंसेप्ट है आप देखो, हियर सपोज अगर रोड हॉरिजॉन्टल रहा तो उसके ऊपर व्हीकल अगर कर्व रोड पर जाता है तो वो सर्कुलर मोशन करता है। तो एट दैट टाइम व्हीकल का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर रहेगा और वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है। अगर रोड हॉरिजॉन्टल होता है तब तो हम एक कह सकते हैं टोटल अपवर्ड फोर्स बैलेंस बाय टोटल डाउनवर्ड फोर्स। सो n इज इक्वल टू आ जाएगा mg। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत? इसके बाद देखो अब हम डेरिवेशन करने वाले हैं। when this vehicle turn along the circular road at that time necessary centripetal force is provided by friction between rods and tires of the vehicle। okay, तो देखो अब सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर इक्वल रहने वाला है फ्रिक्शन फोर्स के साथ। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है mv स्क्वायर बाय r, और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या रहने वाला है म्यू इनटू n। तो अब n का वैल्यू क्या है mg। ओके, तो क्या आएगा फिर म्यू m इनटू g mv स्क्वायर बाय r। तो m एंड m गेट कैंसल, फाइनली वी गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू r g एंड v इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट म्यू r इनटू g। ठीक है, तो ये रहेगा फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये वेलोसिटी जो होता है ना, ये कह सकते हैं हम कि एक मिनिमम वेलोसिटी होता है। अगर सर्कुलर मोशन करना हो उस ऑब्जेक्ट को तो इससे मतलब एक सेफ्टी स्पीड रहेगा, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड इसे हम कह सकते हैं। ये जो वेलोसिटी है ये हमेशा इस वैल्यू से थोड़ा कम ही होना चाहिए। ओके, इतना वेलोसिटी इसके साथ इक्वल रहा तो भी चलता है, वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा, लेकिन इससे अगर थोड़ा भी एक्सीड होता है तो एट दैट टाइम पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता है और वो टेंजेंशियल पाथ फॉलो करके रोड से वो गाड़ी नीचे चली जाएगी। ओके, अब ये ऐसा अगर नॉर्मल रोड रहा और अगर गाड़ी रोड से नीचे चली जाती है तो कुछ ज्यादा नहीं होता है, हाथ पैर टूट जाते हैं उस आदमी के, लेकिन आदमी बच जाता है। लेकिन कोई बड़े बड़े अगर माउंटेन्स पर देखो आप, जो रोड्स होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं। ओके, तो एट दैट टाइम अगर गाड़ी ने ज्यादा स्पीड की वजह से अगर टेंजेंशियल पाथ फॉलो किया तो आपको तो पता ही होगा, गाड़ी तो नीचे जाती है लेकिन आदमी ऊपर चला जाता है। तो ऐसा ना हो इस वजह से हमें एक रेमेडी यहाँ पर करनी पड़ती है रोड के साथ, जिसे कहा जाता है बैंकिंग ऑफ रोड। ओके, तो रोड को इस वजह से क्या किया जाता है, बैंक किया जाता है एक्सीडेंट के कंडीशन को कर रोड पर कम करने के लिए। पहले तो इसका इंपॉर्टेंस समझ लो कि रोड को क्यों बैंक किया जाता है, क्या लिमिटेशन है हमारा। अगर हम हॉरिजॉन्टल रोड पर अगर टर्न लेते हैं व्हीकल का तो व्हीकल स्लिप होने का खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि उस समय मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड कितना रहता है, ये वाला रहता है। ये जो स्पीड है ना v का वैल्यू, ये अंडर रूट म्यू आर जिससे एक तो कम होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, लेकिन इससे थोड़ा भी ज्यादा एक्सीड हुआ तो डेफिनेटली गाड़ी टेंजेंशियल पाथ फॉलो करके रोड से नीचे चली जाती है। तो ऐसा ना हो इस वजह से हमें एक रेमेडी करनी पड़ती है जिसे एंगल ऑफ बैंकिंग कहा जाता है। इसका डेरिवेशन भी होगा, आपको पता होगा, 12th में आपने किया होगा, तो उसका हम फाइनल रिजल्ट देखते हैं। तो एंगल ऑफ, अगर हम बैंक करते हैं रोड, मतलब क्या करने वाले हैं, राइज करने वाले हम रोड का आउटर एज और द इनर एज। ओके, राइजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ द रोड ओवर द इनर एज ऑफ द रोड विद सम एंगल थीटा is called as banking of road, and the angle by which we are banking the road is called as angle of banking, जिसे हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं। तो अब व्हीकल कुछ ऐसा रहने वाला है। ओके, और इसका नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसा रहेगा ऊपर के डायरेक्शन में, और नीचे इसका वेट एक्ट होने वाला है mg। फिर इस नॉर्मल रिएक्शन को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, n cos थीटा एंड n sin थीटा। ठीक है, तो इस वाइज ये कंपोनेंट रहेगा। ओके, इसके बाद फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट होता है, गाड़ी अगर ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन उसके नीचे के डायरेक्शन में एक्ट होता है कुछ ऐसा। ओके, और इसके भी दो कंपोनेंट होते हैं, यहाँ पर f cos थीटा होता है थीटा से रिलेटेड, और यहाँ पर रहेगा along the mg f sin थीटा। फिर यहाँ पर हमें टोटल अपवर्ड फोर्स बैलेंस बाय टोटल डाउनवर्ड फोर्स, एंड ये जो दो कंपोनेंट है f cos थीटा एंड n sin थीटा, ये प्रोवाइड करने वाले सेंट्रीपिटल फोर्स को।
तो ऐसे दो इक्वेशन लेकर फिर उसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता है। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड का, तो वो कुछ अब ऐसा रहता है, v √rg इन ब्रैकेट μs प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस μs tan थीटा। तो ये रहेगा फॉर्मूला। ओके, याद रखिएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दिस इज द स्पीड व्हेन रोड इज बैंक्ड। ओके, तो ये फॉर्मूला कब यूज करना, जब आपको सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है और रोड बैंक नहीं है, तो एट द टाइम ये फॉर्मूला यूज करना। अगर रोड बैंक भी है और फ्रिक्शन का वैल्यू भी दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। ओके, और इसमें एक स्पेशल केस होता है, जैसे आपको पता होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, जस्ट एक नंबर होता है, मटेरियल डिपेंडेंट, मटेरियल चेंज हुआ तो इसका नंबर भी चेंज होता है। तो ये म्यू का जो वैल्यू है ये बहुत कम रहता है, 0.1 0.2। ओके, और बारिश गिरने के बाद ये उससे भी कम हो जाता है। मतलब ड्राई रोड और वेटेड रोड में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज होता है। ड्राई रोड के लिए फ्रिक्शन ज्यादा रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू, और वेटेड रोड के लिए कम रहता है। इस कारण ज्यादातर देखो आप एक्सीडेंट बारिश के दिनों में होने के चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि रोड और व्हीकल के बीच में फ्रिक्शन होता नहीं है, कम होता है। इस कारण व्हीकल फिसल जाते हैं, स्लाइड हो जाते हैं रोड के ऊपर। दिस हैपेंस ड्यू टू द फ्रिक्शन। ओके, लैक ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर हम फ्रिक्शन का वैल्यू देखें तो 0.1 0.2 के आसपास रहता है, उसे अगर हम जीरो ही कंसीडर कर लें, ओके, तो एट द टाइम जो स्पीड ऑकर होता है उसे ऑप्टिमम स्पीड कहा जाता है। ओके, इफ वी पुट μs is equal to 0 in the above equation, then we get the speed which is called as optimum speed, and इस optimum speed को निकालने का फॉर्मूला होता है v0 is equal to √rg tan थीटा। ठीक है, अगर इसके साथ अगर हमें थीटा का वैल्यू निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है tan of theta is equal to v square by rg। ओके, r मतलब रेडियस ऑफ द रोड, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू 9.8 या फिर अगर दिया जाए गिवन डेटा में तो 10 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये फॉर्मूला रहने वाला है। तीन कंडीशन से तीन फॉर्मूले, कौन से कंडीशन में यूज करना है देखो। ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब फ्रिक्शन दिया है लेकिन रोड बैंक नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। फ्रिक्शन दिया है और रोड भी बैंक है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा। अगर फ्रिक्शन नहीं दिया है लेकिन रोड बैंक है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा। अलग अलग तीन फॉर्मूले इसके, इतना पता हो तो एंगल ऑफ बैंकिंग के बारे में और कुछ पता करने की जरूरत नहीं है। क्वांटिटेटिव एग्जाम में आपको इसी के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बीट है नेक्स्ट और लास्ट बीट इस टॉपिक का, जिसका नाम है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जितना मुझे लगता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से, अगर इस टॉपिक में क्वेश्चन आता है तो दो चीजों पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। एक तो वो कंसेप्ट अबाउट एक्सेलरेशन एंड दूसरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ज्यादातर इसके ऊपर आता है, कभी कभी एंगल ऑफ बैंकिंग पर भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस इन दो ही सेक्शंस पर पूछे जाते हैं। तो अब हम न्यू बीट की ओर जाते हैं, जिसका नाम है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, अगर हम किसी रस्सी के साथ एक बॉल को टाई करते हैं और उस बॉल को अगर हम ऊपर ऐसे टाइप के सर्कुलर मोशन में अगर घुमाते हैं, तो जो सर्कुलर मोशन वो करेगा उसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहा जाता है। आई थिंक हमारे एक पॉइंट रिमेनिंग है, कोनिकल पेंडुलम लगा, तो मैं उसे बाद में लेता हूं। ठीक है, पहले हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। वो बीट है, देखो, तो बॉल को अगर हम रस्सी के साथ टाई करके अगर वर्टिकल सर्कुलर में घुमाते हैं तो उसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहा जाता है। इस मोशन में देखो आप, अगर हम बॉल को या फिर किसी चीज को अगर हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाते हैं ना, तो ग्रेविटी उसके लिए सेम रहता है, क्योंकि वो सेम पोजीशन पर घूमता है। इस वजह से वो नीचे भी नहीं जा रहा है और ऊपर भी नहीं जा रहा है, सिर्फ अपने अपनी जगह पर मूव कर रहा है, तो एट दैट टाइम ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब हम किसी चीज को ऊपर से नीचे अगर मूव करते हैं तो फिर ग्रेविटी का इफेक्ट होता है। नीचे आने वाली चीजें आपको पता है कि बहुत ज्यादा स्पीड से आती है, लेकिन ऊपर जाते हो तो स्पीड कम होती चली जाती है। तो ऐसा कुछ ग्रेविटी का इफेक्ट उस ऑब्जेक्ट पर होने वाला है, तो ये चेंज फैक्टर रहता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, तो आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन में तीन पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहला वाला पोजीशन रहेगा हाईएस्ट पोजीशन, ये मिड पोजीशन रहेगा, और ये रहेगा लोएस्ट पोजीशन। ओके, तो अगर कोई बॉल यहाँ पर है तो एट द टाइम उसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है, और जो रस्सी के अंदर टेंशन रहने वाला है वो ऊपर एक्ट रहता है। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट अगर ऊपर चला जाए यहाँ पर, ठीक है, तो एट द टाइम वेट तो mg तो नीचे ही एक्ट होने वाला है, और इस कंडीशन में टेंशन भी नीचे एक्ट होता है।
ठीक है। तो ऐसा ही कुछ कंडीशन होता है। तो ये जो टेंशन रहेगा ये रहेगा टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट एंड ये रहेगा टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट अगर देखते हैं तो हम इन दोनों कंपोनेंट का एडिशन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला है, और नीचे अगर देखते हैं तो हम इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इन दोनों का डिफरेंस हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो देखो हम H plus mg must be equal to क्या आ जाएगा, mv square by r। ओके, अगर हम TH का वैल्यू देखते हैं तो फिर क्या आएगा, mv square by r minus mg। और ये वेलोसिटी कौन से पॉइंट का रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट का। VH से हम डिनोट करने वाले हैं, TH लिया तो यहाँ पर VH लेना पड़ेगा। अब देखो नीचे वाले टेंशन के लिए डेरिवेशन करते हैं। TL इज इक्वल टू क्या आएगा, TL माइनस mg मस्ट बी इक्वल टू क्या आएगा, mv स्क्वायर बाय r। तो ये v की जगह क्या लेने वाले हम VL, और ये माइनस mg उधर जाके प्लस होगा तो फाइनल आंसर मिलेगा TL इज इक्वल टू mvl स्क्वायर बाय r प्लस mg। ओके, तो ये रहेगा टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट और टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट। दोनों की डेरिवेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत ज्यादा बार ये लगता है इसके डेरिवेशन सॉल्व करते वक्त। ओके, अब देखो ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन करता है तो एट द टाइम उसे मिनिमम वेलोसिटी लगता है तीनों भी पोजीशन पर। वो मिनिमम वेलोसिटी दिया तभी वो सर्कुलर मोशन करता है, अदरवाइज वो सर्कुलर मोशन नहीं करता है। ओके, जैसे एक बॉल है और उसे मैं रस्सी के साथ टाई करता हूं और उसे मैं घुमाता हूं, पहले तो ऑसिलेट करता हूं मैं, तो वो अगर बॉल, देखो आप सर्कुलर मोशन के तीन केस हैं, मैं इस पार्ट को रब करता हूं, इसमें सिर्फ कोनिकल पेंडुलम रिमेनिंग है, वो मैं इसके बाद लेता हूं और फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो थ्री प्रोबेबल केस होते हैं इसके, बहुत हायर कंसेप्चुअल पार्ट है, इसके ऊपर नीट और जेईई में भी क्वेश्चन आ सकता है। केस 1 क्या रहेगा, पार्टिकल ऑसिलेट्स इन अ लोअर हाफ सर्कल। लोअर हाफ सर्कल मतलब पार्टिकल सिर्फ इतने ही पार्ट में ऑसिलेट हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक, पूरा सर्कल नहीं कर रहा है वो। तो एट दैट टाइम उसे लोएस्ट पोजीशन पर कितना वेलोसिटी एसेंशियल होता है, एट लोएस्ट पोजीशन उसका जो वेलोसिटी रहेगा वो रहेगा √2rg। ठीक है, इस √2rg से इसका अगर वेलोसिटी कम हो तो एट दैट टाइम वो लोअर हाफ सर्कल में क्या होने वाला है, ऑसिलेट होने वाला है। ओके, अगर केस 2, ये केस 1 हुआ, केस 2 देखते हैं हम। केस 2 मतलब वो अगर ऑसिलेट होता है, अब देखो ऑसिलेशन उसका क्या होगा, हाफ सर्कल से ऊपर रहेगा लेकिन पूरा सर्कल वो नहीं कर पाएगा। ओके, मतलब वो ऐसे जा रहा है और फिर से वापस आ रहा है लेकिन पूरा सर्कल नहीं कर पा रहा है। ओके, तो एट दैट टाइम ये केस 2 रहता है, और इसमें जो वेलोसिटी रहेगा लोएस्ट पॉइंट का वो कितना एसेंशियल है, ग्रेटर देन √2rg बट लेस देन √5rg। समझ में आया। और लास्ट केस रहेगा केस 3, अगर उसको पूरा सर्कल कंप्लीट करना है, लूप कंप्लीट करना है, लूप पर लूप, लूप पर लूप, ऐसे उसे कंप्लीट करते जाना है सर्कुलर मोशन में, तो एट दैट टाइम लोएस्ट पोजीशन पर उसका वेलोसिटी कितना जरूरी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू √5rg। ओके, मतलब मिनिमम कितना लगता है, √5rg, लेकिन इससे ज्यादा रहा तो भी चलेगा। ओके, ज्यादा रहा तो बहुत बढ़िया, लेकिन इक्वल रहा, इक्वल इसेंशियल है, उससे कम रहा थोड़ा भी तो नहीं चलेगा, वो पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो ये 3 केसेस है प्रोबेबल। पहला केस क्या कहता है हमें, अगर वो लोअर हाफ सर्कल में ऑसिलेट होता है तो उसका जो वेलोसिटी है वो लेस देन और इक्वल टू कितना चाहिए, √2rg। अगर उसका वेलोसिटी √2rg से ऊपर और √5rg से कम हो तो एट दैट टाइम वो ऑसिलेट करेगा। ओके, हाफ सर्कल से ऊपर लेकिन पूरा सर्कल वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और लास्ट केस है, उसे अगर पूरे सर्कल कंप्लीट करना है एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो एट दैट टाइम उसका वेलोसिटी उसे लोएस्ट पोजीशन पर ग्रेटर देन और इक्वल टू √5rg चलेगा। ओके, इक्वल रहा तो चलता है, ओके, ज्यादा रहा तो भी चलेगा लेकिन कम बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ओके, तो ये केस है। तो अब हम इसी केस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वाइज हम अब ये दोनों भी इक्वेशन लिख लीजिएगा, TL और TH का मैं यहाँ पर रब कर रहा हूँ, बाद में हमें लगने वाला है। तो देखो आप इनके आपको जो न्यूमेरिकल से वो कैसे आते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी रहता है वो इसका रहने वाला है ग्रेटर देन और इक्वल टू √rg। एक मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पर कितना लगता है, √rg, इससे ज्यादा रहा तो बहुत बढ़िया लेकिन कम नहीं चाहिए। यहाँ पर मिनिमम मिड पॉइंट पर उसका जो वेलोसिटी रहेगा vm वो कितना चाहिए हमें, ग्रेटर देन और इक्वल टू √3rg। और
लोएस्ट पॉइंट पर अभी मैंने कहा आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना चाहिए, √5h। तो ऐसे ये तीनों वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट एंड वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। इसके बाद देखो आप नेक्स्ट बिट है टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट। तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट 0 होता है अगर हम मिनिमम वेलोसिटी लेते हैं। तो टेंशन एट मिड पॉइंट कितना रहेगा, मतलब इसका टेंशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। ओके, इसका टेंशन जो रहेगा यहाँ पर मिड पॉइंट का वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 mg रहेगा, और लोएस्ट पॉइंट का जो टेंशन है वो रहता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 mg। ठीक है, यहाँ पर अगर मिनिमम वेलोसिटी अगर हम लेते हैं, vl का वैल्यू इज इक्वल टू √5rg, vm का इज इक्वल टू √3rg और vh का इज इक्वल टू √rg, तो एट दैट टाइम टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पर 0 रहेगा। मतलब 0 भी टेंशन रहा तभी भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर सकता है। ठीक है, मिड पॉइंट पर टेंशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 mg रहेगा और लोएस्ट पॉइंट पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 mg रहेगा। अगर हम मिनिमम कंडीशन ऑकर करते हैं और उस कंडीशन में अगर TL माइनस TH का अगर हम वैल्यू ढूंढते हैं तो TL माइनस TH क्या आएगा, 6 mg माइनस 0, तो आंसर 6 mg आने वाला है। सो ऑलवेज रिमेंबर टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू 6 mg। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है आपको। ओके, इसके बाद देखो आप हमें पूछा जाता है क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट मिड एंड हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पर देखो वेलोसिटी √rg है, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, हाफ इंटू m इंटू vh स्क्वायर, ये रहेगा काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। ओके, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी एट मिड पॉइंट क्या रहेगा, हाफ इंटू m इंटू vm स्क्वायर। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट हाफ m इंटू vl स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो ये भी रहने वाला है। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी देखो आप, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, देखो आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते वक्त हम ऐसे अज्यूम करते कि ये हाइट 0 है, तो इसका हाइट 0 है तो यहाँ पर लोएस्ट पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगा। मिड पोजीशन पर कितना हाइट अटेन होगा, रेडियस के बराबर, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब रेडियस है, तो इस कारण वो हाइट पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर रहेगा। हाईएस्ट पॉइंट पर देखो आप r और ये r डायमीटर के बराबर डिस्टेंस, इस कारण वहां पर हाइट 2r होता है। तो जैसे पता होगा पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला mgh होता है, h की जगह अगर हम 2r पुट करते तो क्या आएगा 2mgr। पोटेंशियल एनर्जी एट मिड पॉइंट होगा mgr और पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट होगा 0। ओके, अगर हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ सर्कल तो हमेशा 2mg आएगा। ठीक है, 2mgr आएगा, याद रखिएगा ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एट एवरी हाफ सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू 2mgr। ओके, कैसे होगा देखो आप, यहां से लेकर यहां तक अगर वो हाफ सर्कल करता है तो 2mgr माइनस 0 2mgr आएगा। अगर यहां से लेकर यहां तक वो हाफ सर्कल करता है तो mgr माइनस ऑफ माइनस mgr, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी अगर हम प्लस लेते हैं तो यहाँ का माइनस लेना पड़ता है, तो mgr माइनस ऑफ माइनस mgr 2mgr आएगा। तो बस इतना ये बीट है, याद रखिएगा। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के इतने ही पॉइंट्स हैं। एक अनदर की पॉइंट है और बहुत हार्ड क्वेश्चन जो होते हैं सर्कुलर मोशन के, वो सॉल्व करने के लिए मिनिमम टाइम में एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। लास्ट एक बीट है शेयर, यहाँ का जो वेलोसिटी रहता है इसे हम VL कहते हैं। कभी कभी आपको हायर क्वांटिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि ये पॉइंट अगर P रहा तो इसका वेलोसिटी निकालिएगा। ओके, तो इसका वेलोसिटी निकालने के लिए देखो आप, अगर ये एंगल यहाँ से यहाँ तक थीटा अगर ऑकर होता है तो एट दैट टाइम जो हमारा जो फॉर्मूला रहेगा सर्कुलर मोशन का इसे निकालने का, वो कुछ ऐसा होता है। जस्ट 1 मिनट, देखो आप लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी हम किससे डिनोट कर रहे हैं, VL से, और ये पॉइंट P का जो वेलोसिटी रहेगा ये हम किससे डिनोट कर रहे हैं, VP से। तो VL स्क्वायर इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा और VL स्क्वायर इज इक्वल टू VP स्क्वायर। VP मतलब वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। ओके, इसके बाद हमें प्लस लेना है, प्लस 2gr इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ऐसा ये फॉर्मूला रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये याद रखिएगा। एट एंगल थीटा लोएस्ट पोजीशन से अगर हमें, ये थीटा है ना, लोएस्ट पोजीशन से मेजर किया जाता है। लोएस्ट पोजीशन पर थीटा का वैल्यू 0 रहेगा, यहाँ पर थीटा का वैल्यू कुछ दिया जाए जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री, तो एट दैट टाइम आल्सो वी कैन कैलकुलेट दिस वेलोसिटी। ओके,
और वो निकालने का ये फॉर्मूला रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा इसे। तो यहाँ पर हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा खत्म होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट बीट है अब कोनिकल पेंडुलम। ओके, तो कोनिकल पेंडुलम क्या रहेगा आप देखो। कोनिकल पेंडुलम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करता है। जैसे आपको पता होगा एक स्मॉल मेटल स्फीयर जो होता है, जिसे हम फिजिक्स के लैंग्वेज में बॉब कहते हैं, ये बॉब को अगर हम इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ अगर अटैच करते हैं और उसे अगर हम ऑसिलेट कर उसे अगर हम हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाते हैं इस वाइज, देखो यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट के साथ मैं एक स्ट्रिंग को अटैच कर रहा हूँ जिसके साथ बॉब कनेक्टेड है और उसे मैं हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करने वाला हूँ, ठीक है। वो सर्कल कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो एट द टाइम ये स्ट्रिंग का लेंथ रहता है, ये स्ट्रिंग का वर्टिकल हाइट रहता है और यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग इस सर्कल का रेडियस रहेगा। तो ऐसा ही कुछ केस होता है, ठीक है। ये H, ये R और ये L रहेगा, ठीक है। तीनों के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं और ये एंगल ऑफ कोनिकल पेंडुलम रहता है थीटा, याद रखिएगा बहुत छोटा होता है ये। तो एट दैट टाइम हमें आप डेरिवेशन करना है, तो जो वेलोसिटी रहेगा इस बॉब का लीनियर वेलोसिटी v, तो ये रहेगा rg tan थीटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू rg tan थीटा। और ये कोनिकल पेंडुलम का एंगल निकालना हो तो फार्मूला रहेगा tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg। इसके बाद इसके एंगुलर वेलोसिटी का भी हम डेरिवेशन कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू g बाय h आएगा। छोटा सा डेरिवेशन होता है, उसके बाद ये आ जाता है। इसके बाद टाइम पीरियड का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो वो कुछ ऐसा रहेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l cos थीटा डिवाइडेड बाय g। तो देखो आप कोनिकल पेंडुलम में थीटा का वैल्यू बहुत छोटा रहता है और हम अगर इमेजिन कर ले कि थीटा का वैल्यू 0 ही है तो cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ओके, 1 के करीब रहता है, थीटा का वैल्यू 0 रहा तो इस कारण हम इस इक्वेशन का एप्रोक्सीमेट फॉर्म यूज करते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g। ओके, समझ में आ रहा है सभी को। तो इस वाइज एक फॉर्मूला रहेगा कोनिकल पेंडुलम का। इसके बाद टेंशन ऑफ कोनिकल पेंडुलम, ये t मतलब टाइम पीरियड का है और अगर हम टेंशन चाहते हैं कोनिकल पेंडुलम का निकालना तो ये टेंशन निकालने का फॉर्मूला होता है mg इन ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस r बाय h होल स्क्वायर और 1 प्लस tan ऑफ थीटा होल स्क्वायर। ओके, दोनों भी यूज कर सकते हो आप फॉर्मूले। तो इस फॉर्मूले से आप टेंशन भी निकाल सकते हो। बस इतने ही फॉर्मूलेज हैं कोनिकल पेंडुलम के, तो याद रखिएगा। पूरा चैप्टर हमारे यहाँ पर एक शॉर्ट टाइप में पूरा रिवीजन मैंने यहाँ पर ले लिया आपका। ओके, कुछ अगर डाउट रहे, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ गया तो इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक लिंक भी सेंड करने वाला हूँ जिसमें ये पार्ट मैंने डिटेल में वहां पर एक्सप्लेन किया है, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हो। या फिर अगर ये पूरा समझ में आ जाता है तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हो इसके क्रैश कोर्स के, जो इसके न्यूमेरिकल पार्ट के साथ डील करने वाला। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा और अगर कुछ सजेशन है आपके, कुछ चेंजेस अगर लाना है इस वीडियो लेक्चर में तो जरूर कमेंट कीजिए। ओके, सो थैंक यू।